फ्रेंड, सिविल एग्जामिना में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। वैसे एग्ज़ाम जो होते हैं इनको डिवाइड किया जाता है ग्रुप ए बी सी डी। ये करवाए जाते हैं डिफरेंट कमीशन और पीएसयू द्वारा, जैसे कि यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी। ठीक है। जो बिगिनर्स होते हैं, जो शुरुआत में तैयारी करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि हम किस तरीके से अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बनाएं और कैसे शुरुआत करें। तो ये वीडियो उनके लिए है जो तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर उनको डायरेक्शन नहीं पता है कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्जामिनेशन एंड देयर टाइप्स। एग्जामिनेशन वैसे डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटजी। वैसे एक होता है टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम, दूसरा होता है नॉन टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम। टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम जैसे कि यूपीएससी या कोई स्टेट पीएससी जो कंडक्ट करवाती हैं एग्ज़ाम ईयरली बेसिस पर। जैसे यूपीएससी करवाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, सीडीएस। इनका क्या होता है, इनका टाइम फिक्स होता है कि हर साल इनका एग्ज़ाम होना है। तो बच्चे क्या करते हैं, उनको टारगेट लेकर तैयारी करते हैं कि आज हम तैयारी कर रहे हैं तो अगले साल हमें इसका एग्ज़ाम देना है, तो हमें कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। मतलब ये फिक्स है, ये होने हैं। ठीक है, इनका ड्यूरेशन फिक्स है कि इनका एग्ज़ाम एनुअली यानी कि सालाना होना है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर अटेंशन चाहिए होता है, हार्ड वर्क और प्रॉपर प्लान चाहिए होता है इसको निकालने के लिए। ठीक है ना। वो प्लानिंग अलग, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो प्लान कैसा बना रहा है तैयारी के लिए। ठीक है, वो चीज़ मैं आगे डिस्कस करूँगा। दूसरा होता है नॉन टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम। नॉन टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम जैसे कोई पीएसयू कोई वैकेंसी निकालती है, जैसे कुछ स्टेट पीएससी किसी स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ वैकेंसी निकालते हैं, जैसे कि टीजीटी, असिस्टेंट इंजीनियर, आरओ, एआरओ। इनका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता। ये कभी 2 साल में आएंगी, कभी 3 साल में आएंगी, या फिर ऐसा होगा कि जब वैकेंसी अचानक आ जाएंगी और टाइम मिलेगा। कुल 4, जैसे पीएसयू में होता है, वैकेंसी आई और 4 महीने बाद पेपर है और सिलेबस बहुत सारा दे दिया, अब समय है नहीं कैसे पढ़ना है कैसे नहीं। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपको क्या तरीका अपनाना चाहिए तैयारी का। जो बिगिनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं तैयारी, उन्हें कैसे शुरुआत करनी चाहिए तैयारी की। पहले चीज़ आप ये देखो कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या किसी पीएसयू की तैयारी कर रहे हो। पहले आपको उसका सिलेबस को पढ़ना चाहिए, सिलेबस को देखना चाहिए। फाइंड द सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का सिलेबस है क्या, शुरुआत आपको यहाँ से करनी चाहिए। और उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि हाउ मच हैव यू प्रिपेयर एंड हाउ मच इज़ लेफ्ट टू डू। कितना आपका प्रिपेयर है और कितना आपको और करना बाकी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस टाइम से लेकर एग्जामिनेशन के होने तक के टाइम के बीच में कितना गैप है, कितना टाइम बचा है एग्जामिनेशन के होने में। मतलब कहने का मतलब ये है। ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिना टाइम ख़राब किए। क्या होता है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ता है। ये हर इंडिविजुअल जो बच्चा तैयारी करता है उसका एक अपना अलग अलग प्लान होता है। जैसे कि मैं यहाँ को प्लान बता दूँ, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए वो प्लान सूटेबल हो और कुछ बच्चों के लिए वो प्लान सूटेबल ना हो। तो ये प्लान जो होता है प्रिपरेशन करने का, हर इंडिविजुअल का अपना अलग अलग होता है, अलग अलग स्ट्रेटजी होती है तैयारी के लिए। तो आपका जो प्राइमरी वर्क है, पहले प्रिपरेशन करना, उस सिलेबस को पढ़ना। पहले आप उस सिलेबस को पढ़िए और कैसे पढ़ना है, किस स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है या फिर बुक से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जैसे आपको सूटेबल लगता है वैसे आपको पढ़िए। ठीक है ना। उसके बाद आता है नॉन टारगेट बेस्ड एग्जाम, जैसे कि टीजीटी, एई, आरओ, एआरओ। इनका पहली 2 स्टेप तो सिमिलर है। इनके लिए पहले आपको सिलेबस देखना होगा कि सिलेबस क्या है पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का जिसकी आप तैयारी कर रहे हो। दूसरा आपको ये देखना होगा कि आपका कितना प्रिपेयर है और कितना करना आपका बाकी है। दोनों सिमिलर हैं टारगेट बेस्ड एग्जाम की तरह। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम लेफ्ट फॉर देम, कितना टाइम बचा है एग्जामिनेशन होने के लिए। ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है इन टारगेट बेस्ड एग्जाम में, पहले भी मैंने डिस्कस किया है, मुश्किल से 3 महीने होते हैं। जैसे कोई नोटिफिकेशन निकला पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का और कहा 3 या 4 महीने बचे हैं एग्जामिनेशन होना, सिलेबस बहुत सारा है और तुमने पढ़ा बिल्कुल कुछ नहीं है। तुम्हें लगता है कि यार इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पढ़ पाऊँ। इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि जब भी कभी ऐसा इस टाइप का एग्ज़ाम आए जिसमें 3 महीने या फिर 4 महीने कम समय दे रखा हो, आपको क्या करना है, आपको पहले उस सिलेबस को देखकर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लगा देने हैं। मतलब उनकी प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, और फिर उनको याद भी रखना है। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके दिमाग से ऊपर जाएंगे, समझ में नहीं आएंगे। तो आप क्या करो, जो क्वेश्चन है उस टॉपिक को मतलब गूगल से या फिर किसी उस रिलेवेंट बुक से निकाल कर पढ़ लो, रट लो दिमाग में, ताकि आपको याद रहे
कि ये क्वेश्चन ऐसा था। कभी कभी क्या होता है, मैं मोस्टली कुछ एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन होते हैं, ज़्यादातर ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जामिनेशन में ये क्या करती हैं, कमीशन जो एग्जामिनेशन लेती हैं, एक साल तो वो एक क्वेश्चन पूछती हैं, दूसरी साल जो उस क्वेश्चन का आंसर होता है उसको क्वेश्चन बना देती हैं, और जो क्वेश्चन होता है पिछले साल में उसको आंसर बना देती हैं। ठीक है ना। तो आपको जो एक पढ़ाई जो करनी है, कम्प्लीटली स्ट्रेटेजिक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन भी ठीक से देखना है और उसका आंसर भी आपको पर्टिकुलर चीज़ें याद रखना है। ठीक है ना। कभी रिवर्स हो जाए, कभी ऐसा हो सकता है पेपर में रिवर्स कर दे, क्वेश्चन को आंसर बना दे, आंसर को क्वेश्चन बना दे, ऐसा कभी कभी कमीशन करती हैं। ठीक है ना। इससे ये होगा कि आपका 75% आपका तैयारी हो जाती है उसमें। ठीक है ना, रट लेते हो। पर उसमें क्या होता है, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज को रिमाइंड करना होता है, बस आपकी रिमाइंड पावर कैसी है ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर। ठीक है ना। और दूसरी चीज़ ये कि उस एग्जामिनेशन से रिलेवेंट जितने भी पहले उसने पेपर लिए हैं, जितने भी उसने प्रीवियसली जितने भी एग्जामिनेशन लिए हैं, सारे पेपर को आप देख मारो एक बार कि उसने जो पहले पेपर लिए थे उसने क्वेश्चन किस टाइप के पूछे थे और किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे थे, और किस तरह का पेपर बनाता है। उससे ये पता चला कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा उस एग्जामिनेशन को लेकर कि वो एग्जामिनेशन पेपर कैसा बनाता है और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है चेक फॉर प्रिपरेशन। पर जब ऐसा है कि आपने टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम, नॉन टारगेट बेस्ड एग्ज़ाम तैयारी कर ली, अब आपको चेक करना है कि आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए आपकी प्रिपरेशन ठीक है या नहीं है। सही है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे सैम्पल पेपर को सॉल्व करना होगा, उसके उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस पेपर को भी सॉल्व करना है। और यह सॉल्व ऐसे नहीं करना कि पेपर आया सामने आप बस आप सॉल्व किए जा रहे हो, आपको टाइम देना है। अगर पेपर 2 घंटे का तो आपको 2 घंटे की प्रैक्टिस करते हुए टाइम देना है, टाइम देकर सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है कि आप पेपर जब आए तो उसमें आप क्रम्बल कर जाओ। क्रम्बल बोले तो जैसे कि आपने सिलेबस की पूरी तैयारी कर ली और आप एग्जामिनेशन में बैठे, ठीक, आपकी तैयारी पूरी है, आप सेटिस्फाई हो कि मेरी तैयारी पूरी है। क्या होता है कि 2 घंटे का जो पेपर था बचा, आपको 2 घंटे का पेपर था, 2 घंटे के पेपर में आपको बस 100 में से 30 क्वेश्चन नहीं हो पाए आपकी। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है कि आपकी पेपर पर प्रैक्टिस नहीं होती। पेपर पर प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सैम्पल पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें रटना, आपको दिमाग को ट्रेन करना है उस एग्जामिनेशन के लिए। अगर 2 घंटे का एग्जामिनेशन आता है तो मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है और उस एनवायरनमेंट में मुझे कैसे खुद को रखना है, ये सैम्पल पेपर आपको बताता है। ठीक है ना, सॉल्व करते हो जब आप 2 घंटे का टाइम देकर। उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर के साथ टच में रहना है। ज़्यादातर एग्जामिनेशन में क्या होता है, करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है पिछले साल का। आपको ये देखना जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है उसके 1 साल पहले तक का तो आपको पढ़ना है करंट अफेयर। उसके पीछे भी आप जा सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को देख सकते हो जो हुए हैं उससे पहले वाले टाइम में, 1 साल से पहले, उनको भी थोड़ा देख सकते हो। करंट अफेयर के लिए आप डिफरेंट मैगजीन यूज़ कर सकते हो या फिर न्यूज़पेपर, या फिर आप कोई एक ऐप यूज़ कर सकते हो। आजकल तो बहुत अच्छी ऐप आ रही हैं जो आप करंट अफेयर में अपडेट रखती हैं। और साथ के साथ आपको एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है, जैसे कि जो इंग्लिश से तैयारी करते हैं, हिंदूज़, दैनिक जागरण, अलग अलग टाइप के एडिटोरियल्स के साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको पता रहे कि करंट में क्या चल रहा है। वरना फिर क्या होता है ना, बहुत से बच्चों में गलतियाँ करते भी हैं। वो क्या करते हैं, करंट अफेयर के टॉपिक कहते हैं चलो पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं और करंट अफेयर को हम बाद में कवर करेंगे, मतलब कि पेपर से 1 महीना पहले। तो उसमें क्या होता है, उनका बहुत सारा करंट अफेयर जो होता है पढ़ा नहीं होता तो इकट्ठा हो जाता है। तो उनको फिर क्या होता है, वो जब वो पढ़ने बैठते हैं तो वो अपने रिवाइज़ नहीं कर पाते जो वो सिलेबस को, तो उस केस में वो रिवीजन उनका नहीं हो पाता, वो करंट अफेयर पढ़ने में लग जाते हैं। तो ऐसे आप रोज़ का 1 घंटे का टाइम निकालिए, पर करंट अफेयर जरूर पढ़ लिया। आजकल तो ऐप आ रही हैं जो आपको अपडेट रखती हैं करंट अफेयर से, जैसे कि द हिंदूज़ की ऐप आती है, वो रिलीजन न्यूज़पेपर बहुत अच्छी ऐप है। द टाइम्स ऑफ इंडिया की भी ऐप आ रही है, दैनिक जागरण की ऐप आ रही है, वो आपको अपडेट रखेंगी करंट अफेयर के साथ। तीसरा है रिवाइज दोज टॉपिक विच यू थिंक वीक। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको आपको लगता है कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हैं, तो वो आपके प्रायोरिटी पे होनी चाहिए तैयारी में, कि ये जो तैयारी है इनकी हमें करनी है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपको ये चीज़ सामने उभर के आ जाती है कि इस टॉपिक में हम जो बार बार क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये इस टॉपिक में हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वीक है हमारा टॉपिक, नॉलेज थोड़ी एक लिमिटेड नॉलेज है। तो आपको उस टॉपिक को थोड़ा ठीक तरीके से पढ़ना होगा जो लगता है कि आप इस टॉपिक में वीक हो। ठीक है ना। इसलिए इसके लिए सैम्पल भी, जब भी मैं कह रहा था सैम्पल पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, उससे यही पता चलता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। ठीक है ना। सैम्पल पेपर का बहुत मेजर रोल होता है सॉल्व करने का किसी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए, चाहे एग्जामिनेशन छोटा हो या बड़ा हो, सैम्पल पेपर को जरूर सॉल्व करें। ठीक है ना। या फिर कोई टेस्ट सीरीज आती है किसी पर्टिकुलर की, उसको ज्वाइन करें। ठीक है ना।
अगर आपको लगता है कि सारे सैम्पल पेपर सॉल्व कर लिया, आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, ठीक है ना, आप उसमें फिर सोचते हो कि अब चलो हो गया तैयारी, अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, शांत बैठ जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं। इस तरीके से मत बैठो, क्योंकि क्या है ना कि सीट बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे कि 100 सीट होंगी तो देने वाले होंगे कम से कम लाख से भी ज़्यादा, मोर देन 10 लाख से भी 100 सीट के ऊपर है। अब आपको क्या करना है, उन 100 सीट्स के अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा एग्ज़ाम। तो आपको रेस्टलेस नहीं होना कि रेस्ट मतलब आपको रेस्ट में नहीं आना, चलो छोड़ो, लेज़ी तरीके से आप बैठ जाओ कि चलो छोड़ो अब हमारी तैयारी होगी, अब कुछ नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये देखना है कि जो पहले कौन कौन से जो पेपर हुए हैं पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जिस पे बार बार उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन ने बार बार क्वेश्चन पूछे। आपको उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि फिर आप छोड़ दो उन टॉपिक्स को, छोड़ो यार, छोड़ना कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ छोड़ना कुछ नहीं है, तैयारी करना है। टारगेट जो सिलेबस का 100% लेकर चलना है कि हमें 100% कवर करना। अगर जब आप 100% लोगे तो लगभग आपका पेपर के एंड तक 75 से 80% आपका क्लियर हो जाए, कवर हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि 100% में से 100% कोई भी नहीं कर पाता, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है सिलेबस का भी किसी एग्जामिनेशन का। जैसे कि CSC का बहुत ज़्यादा होता है 80 या 75% है, एक ह्यूमन की भी टेंडेंसी, तो वो देते हैं इतना सिलेबस। लेकिन आपको 100% टारगेट रखना है। जब 100% टारगेट लेके चलोगे तो 75-80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नॉलेजेबल वीडियो बनाऊँ आप तक नोटिफिकेशन पहले पहुंच सकें। और हाँ, अगर आपकी कोई इंक्वायरी है किसी सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, वैसे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनको डाल दूंगा कि किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करनी है, उस सब्जेक्ट को कैसे आपको डील करना है, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। थैंक यू।